नेक्स्ट टॉपिक है फिर गॉसेज लॉ। देखो गॉसेज लॉ का मतलब क्या है, तो गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ बताया था। इन्होंने बोला कि जब भी हमें कोई भी क्लोज सरफेस दे रखी हो और उसके अंदर अगर हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये कोई क्लोज सरफेस है, कोई भी शेप की क्लोज सरफेस हो सकती है, अगर हमने इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा चारों तरफ, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा Q अपॉन अपसाइलन नोट के। जबकि Q का मतलब क्या है, चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उसको Q लिखेंगे, टोटल चार्ज जितना भी है उसको Q मान लिया। और अपसाइलन नोट का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर आपको कोई भी क्लोज सरफेस दे रखी है और उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम गॉसेज लॉ यूज कर सकते हैं। इसकी एक कंडीशन है कि ये क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है। तो क्या है स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस मतलब चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, जैसे एक स्फेयर हो गया, एक सिलेंडर हो गया, एक क्यूब हो गया, चारों तरफ से बंद सरफेस होनी चाहिए। तो उस अगर क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसेज लॉ बोलते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखो, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं आपको। जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, अगर किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है तो इंटर करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों, और आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इसको मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो कि आपको कोई भी क्लोज सरफेस दे रखी है, ये कोई क्लोज सरफेस है सपोज, ठीक है, चारों तरफ से बंद है, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड से एंटर करेगा और दूसरी साइड से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। मैंने बोला एंटर करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होगा वो समझो। देखो जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है उस साइड में अगर आप एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हो और स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन देखते हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, जिसको हम एन कैप से बताएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर इनके बीच का एंगल क्या होगा, सोच के बताओ। ये वाला एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो इंटर करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इंटर्ड फ्लक्स है ना, इंटर करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो फ्लक्स है उसका नाम क्या है, इंटर्ड फ्लक्स। ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव। इंटर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखने वाला पॉइंट है। जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इधर भी चेक कर लो, जैसे इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया मैंने, इसकी डायरेक्शन होगी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जिसको मैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर से बता देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, एंगल होगा इनके बीच का 90 से छोटा। और अगर 90 से छोटा एंगल बनता है तो उस केस में क्या होगा, अगर एंगल 90 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या होगा, यानी कि आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इनवर्ड फ्लक्स क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखो। अच्छा अगर आपको प्लेन सरफेस दे रखी हो तब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला लगा दिया, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, या फिर इसी को ओपन करते हैं तो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। लेकिन इस टाइप की भी तो सरफेस हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी इररेगुलर शेप की, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपको कोई भी टेढ़ी मेढ़ी या इररेगुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है और आपको फ्लक्स पूछा जा रहा है तो आपको एक काम करना है, पहले तो पूरी सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लो। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को मैं डीएस मान लेता हूं जैसे, है ना, तो ऐसे डीएस 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 ऐसे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में पूरी सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फिर किसी एक पार्ट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। फॉर्मूला ये लगाना है, जैसे ये एक स्मॉल एलिमेंट है, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप लिखोगे डी फाई। डी फाई क्यों, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो उससे जो फ्लक्स पास होगा वो भी स्मॉल होगा उस, और स्मॉल क्वांटिटी को हम डी फाई डी थीटा डी एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने डी फाई लिखा है। इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो वहां पे ई है, तो ई एरिया कितना है, ये एरिया है ds,
तो ई डॉट डी एस ऐसे लिखेंगे इसको। ये तो इस स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हो गया। लेकिन अगर हमें पूरी सरफेस के लिए पूछा जाए तो इस ऐसे छोटे छोटे कितने एलिमेंट्स में पूरी सरफेस को डिवाइड कर सकते हो आप? ऐसे छोटे छोटे तो इनफाइनाइट पार्ट्स हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट पार्ट्स को ऐड करने के लिए, क्योंकि आपको अलग अलग पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूले से, और उसके बाद में सबका सम कर लेना है। तो इनफाइनाइट चीजों को अगर आप ऐड करोगे तो उसके लिए तो हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कैलकुलेट करने के लिए जो इस सरफेस से पास हो रहा होगा, आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये इस क्लोज सरफेस, जो कि एक बड़ी सरफेस है, ऐसे क्लोज सरफेस है, इससे पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन के ऊपर ये सर्कल का सिंबल क्यों लगाया मैंने? ये मैंने क्लोज सरफेस को दिखाने के लिए बनाया कि ये जैसे क्लोज सरफेस है ना, चारों तरफ से ऐसे बंद सरफेस है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन के ऊपर क्लोज सर्कल, ऐसे एक सर्कल का सिंबल बना के इसको बता देंगे। एक्सप्लेन करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर प्लेन सरफेस है तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर इररेगुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आसान है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको एक क्लोज सरफेस दे रखी है, तो इससे पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ये गॉस ने बोला था, तो इसको हम गॉसेस लॉ बोलेंगे। अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आया कहां से। भाई चलो ठीक है, गॉस ने ये बता तो दिया, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? क्या मतलब कैसे इसको प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा? तो उसने एक एग्जांपल लिया। उसने बोला कि जैसे मान लो क्लोज आपके पास एक स्फेयर है, चारों तरफ से ऐसे एक बंद स्फेयर है, और उसके सेंटर पे आपने कोई चार्ज रखा हुआ है। सपोज करो मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया इसके सेंटर पे। कहां पे रखा चार्ज? सेंटर पे रखा। ठीक है, अब ये चार्ज क्या करेगा? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे चारों तरफ क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चारों तरफ ये चार्ज क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि इस क्लोज सरफेस से, यानी कि इस स्फीयर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। अगर वो सॉल्व करने पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया, इसका मतलब गॉसेस लॉ यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए देखो, अगर इरेगुलर शेप दे रखी हो तो आपको फॉर्मूला बताया था अभी, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। आप चाहो तो इस टोटल फ्लक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इट शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको सॉल्व करना है, यानी कि टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है जो इस क्लोज सरफेस से पास होगा, और चेक करना है कि क्या ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे चेक करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लो, ये ले लिया ds। स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या मानोगे, तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, एन कैप से, यानी कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर से इसको बताया जाता है। तो एरिया वेक्टर इधर है, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जो ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। ठीक है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो होगा ई डॉट डी एस। फिर पूरी सरफेस के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा मुझे पता चल चुका है 0 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो भी आप इजीली बता सकते हो। ये पॉइंट चार्ज से कितना दूर है, तो ये कोई r रेडियस का स्फीयर है, तो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, यानी कि सेंटर से r दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, डिवाइड ये हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो ई की जगह लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू डी एस कॉस 0 क्या होता है 1। अब जो कांस्टेंट्स हैं उनको अलग कर लो। देखो कांस्टेंट्स को अलग करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू यानी चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस, ये भी कांस्टेंट ही है, आर मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ ds बचा इंटीग्रेशन में। अब जैसे ये एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका नाम हमने ds रखा है, ऐसी अगर पूरी सरफेस पे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट ले लोगे आप
और उन सारे एलिमेंट्स का जो एरिया है उसका टोटल करोगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, तो उन सब का टोटल करने पे टोटल एरिया कितना आएगा। जैसे ये एक स्मॉल एलिमेंट है, ऐसे कितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हो सबका टोटल करने पे वो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के बराबर ही आएगा। भाई आप चाहे 50 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो सरफेस एरिया को, या 100 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, या 500 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, सबका टोटल करने पे कितना आएगा, एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के बराबर आएगा। और स्फीयर का सरफेस एरिया आपको पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि इंटीग्रेशन ds को क्या लिख सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ds की वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर पूरा कैंसिल, क्या बचा, इधर ऊपर q बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा। और ऐसे ही गॉस बोल रहे हैं कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है और उसके अंदर q चार्ज रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। यही हमने देखो इसको सॉल्व करके प्रूव कर दिया एक तरह से। तो इस तरीके से आपको गॉसेस लॉ प्रूव करना है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार भी लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉसेस लॉ क्या होता है और इसका प्रूफ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, है ना, इस पे स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लो इसके ऊपर। चलें आगे, देखो इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो गॉसेस लॉ से रिलेटेड है, वो हम देखते हैं। क्योंकि जब भी आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करोगे, इसको यूज करोगे और इससे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गॉसेस लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। कौन सी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस, मतलब अगर सरफेस क्लोज होगी तो सिर्फ उसी के लिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस कैसी हो सकती है, तो कोई भी शेप की ले लो, जैसे क्लोज सरफेस हो सकती है स्फेरिकल, उसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस क्यूब जैसी हो सकती है, एक क्यूब एज्यूम कर लो, जैसे इसके अंदर हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिलेंड्रिकल हो सकती है, एक सिलेंडर जैसी भी हो सकती है क्लोज सरफेस। यानी कि क्लोज सरफेस कोई भी शेप की आप ले लो, अगर उसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यानी कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए पहली बात, और उसके अंदर कितना चार्ज है वो मैटर करेगा। अगर अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो सरफेस कैसी भी शेप की हो आंसर सेम आएगा, क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा इनसे तीनों से ही, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। पहला आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अच्छा, चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर एक पॉइंट पे भी हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है ना, लेकिन आपको क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना उसी को लेना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये क्लोज सरफेस है, अंदर चार्ज है Q1, Q2, Q3 और एक बाहर भी चार्ज है Q4, ऐसे करके मान लो ये 4 चार्जेज है यहाँ पे। तो जो बाहर वाला चार्ज है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर कितना चार्ज है, वो चाहे कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे एक पॉइंट पे हो चाहे बिखरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल चार्ज कितना है वो आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिखना है। जैसे टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अगर इनमें से कोई नेगेटिव चार्ज होता तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिख देते। अच्छा, जो चार्ज बाहर है उसका क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है ना। सिर्फ इसके अंदर कितना चार्ज है वही हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, कई बार आपको कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, जैसे क्यूब दे दिया और बोला कि इस क्यूब के सेंटर पे हमने कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये क्यूब है मान लो, और इसके सेंटर पे हमने क्या रखा हुआ है, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो बताओ इसके किसी एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। क्यूब के अंदर ऐसे 6 फेस होते हैं, तो एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्यूब है और इसके अंदर 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, उसको मैं फाइनाइट लिख देता हूँ, वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको कितने फेस से पूछा जा रहा है, एक फेस से। कितने फेस है, 6, तो एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो अगर टोटल 6 फेस से इतना पास हो रहा है तो एक से कितना पास होगा, 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कर देना है। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए,
ओनली क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी ओपन सरफेस है तो जब तक उसको क्लोज सरफेस में आप कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना है। फिर दूसरा पॉइंट कि क्लोज सरफेस कोई भी शेप के ले सकते हैं और कोई भी साइज के ले सकते हैं। साइज छोटी बड़ी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेप कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चार्ज उसके अंदर होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। तीसरी बात कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो मैटर करेगा, बाहर वाला चार्ज कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दे रखा है तो और उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो अगर उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी किसी एक फेज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो 1 बाई n टाइम्स होगा। अगर उसमें n फेसेस है तो 1 बाई n टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। आया समझ में? देखो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज प्लस 2Q माइनस Q एंड 3Q थ्रू द सरफेस S। ये कोई S नाम की सरफेस है, इसके अंदर कौन कौन से चार्ज हैं? 2Q और माइनस Q। और बाहर कौन कौन से चार्ज है? बाहर सिर्फ एक ही चार्ज है 3Q। हमें पूछा जा रहा है कि इस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। क्या करना है उसके लिए? टोटल फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस से पास होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला यूज करना है। Q इन का मतलब क्या है? चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है लिख दो। एक तो है 2Q, एक है माइनस Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या आएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है, आसान है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बोल रहा है कि एक क्यूब है अपने पास में और उस क्यूब के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कैलकुलेट करके बताओ। ये देखो एक क्यूब है अपने पास में और इस क्यूब के अंदर हमने क्या रखा हुआ है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। डायपोल जानते ही हो सब लोग, डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने इस क्यूब के अंदर रखा है। पूछा जा रहा है कि बताओ इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स का? फॉर्मूला होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन की वैल्यू बता दो मुझे। टोटल चार्ज विद इन द क्यूब कितना है? तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा? डायपोल का टोटल चार्ज कितना होता है? 0। यानी कि Q इन की वैल्यू 0 है तो 0 अपन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आंसर आ गया 0। 0 फ्लक्स पास होगा, है ना। तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है तब तो फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जितने भी चार्जेस रखे हैं अगर उनका टोटली 0 आ गया तो फ्लक्स हो जाएगा 0। इसका आंसर होगा 0। 0 फ्लक्स पास होगा इससे, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two charges of magnitude minus 2Q and plus Q are located at points A, 0 and 4A, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a surface of radius 3A with its center at the origin? ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, है ना। कौन कौन से? -2Q और Q। और कौन कौन से पॉइंट्स पे रखे हैं? एक तो A, 0 पे और दूसरा 4A, 0। एक बार मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। ये ओरिजिन हो गया। पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बता रखा है यहाँ पे? A, 0। तो ये A, 0 वाला पॉइंट होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट है 4A, 0, आगे होगा ये थोड़ा 4A, 0। ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखो इनका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0, यानी कि ये कौन सी एक्सिस पे होंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे। पहला चार्ज है -2Q, दूसरा चार्ज कितना है? Q। फिर इसने आगे क्या बोला? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दी चार्जेस थ्रू ए स्फेयर ऑफ रेडियस 3A। एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है? 3A विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। और उसका सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे है। मतलब उस स्फेयर का सेंटर तो है ओरिजिन पे और रेडियस कितनी है? 3A। 3A कहाँ होगा? तो ये A है, ये A, 0 वाला पॉइंट है, ये 4A, 0 वाला पॉइंट है, तो 3A कहीं यहाँ पे होगा। ये 3A है ना, ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाला पॉइंट होगा। तो ओरिजिन से 3A रेडियस का मतलब ओरिजिन पे सेंटर है उस स्फेयर का और रेडियस 3A। तो आप इस
3a को रेडियस मानते हुए अगर आप एक स्फेयर ड्रॉ करोगे, ये ऐसा एक स्फेयर ड्रॉ करना है, तो इस स्फेयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? सिस्टम में दो चार्ज है, -2q और q, कहां पे रखे हैं? a,0 और 4a,0। कौन से स्फेयर से पास होने वाला फ्लक्स पूछा जा रहा है? 3a रेडियस का एक स्फेयर है जिसका सेंटर कहां पे? ओरिजिन पे है। अब आप बताओ कि इस स्फेयर के अंदर कौन सा चार्ज आ गया? -2q। क्या q चार्ज इसके अंदर है? नहीं जी, तो इसको छोड़ दो, सिर्फ ये वाला कंसिडर करना है। तो फॉर्मूला लगा दो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इस क्लोज सरफेस से यानी कि स्फेयर से पास होगा, ये होगा q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और q इन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख के बताओ? ये है -2q। सिंबल के साथ में वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर आएगा -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंबल के साथ में आंसर लिखेंगे क्योंकि फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का होता है, तो चार्ज का जो भी नेचर होगा ना, वो सिंबल लगा के आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आया समझ में? आसान है एकदम, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। जो भी क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो उसको क्या करना है, पहले समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर डायग्राम बनता हो तो उसमें डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि उससे आपको क्लियरिटी आएगी कि ये एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। गलतियां होने के चांस कम हो जाएंगे। डायग्राम अगर बनता हो किसी भी क्वेश्चन में तो उसको जरूर बनाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए चार्ज q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू वन फेज। इसके किसी एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स बताना है, जबकि अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे? q माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। चलो ठीक है, देखो ये क्या है? क्यूब है। क्यूब क्या है? क्लोज सरफेस है। इसके किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स हमें पूछा जा रहा है। ये एक फेस मान लेते हैं, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? तो इस पूरे क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये Q क्या है? माइक्रोकूलम में है, तो इंटू 10⁻⁻⁶ ऐसे लिख देंगे इसको, कूलाम में लिख देंगे चार्ज को। तो ये आ गया टोटल फ्लक्स। लेकिन हमें टोटल फ्लक्स नहीं पूछ रहा, हमें तो किसी एक फेस से फ्लक्स थ्रू वन फेस, किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए क्या करना है? कितने फेस हैं इसके अंदर? 6 फेस हैं, तो 1/6 इंटू टोटल फ्लक्स यानी कि Q इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो गया। Q की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अदरवाइज हम Q की वैल्यू भी पुट कर देते। एप्सिलॉन नॉट तो हमको पता होता है, अगर Q पता होता तो हम सारी वैल्यूज पुट करके इसको पूरा सॉल्व कर देते। अभी तो यही आंसर होगा, यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। लेकिन चार्ज सेंटर पे होना चाहिए, ये जरूरी है। चार्ज अगर इधर उधर होगा तो फिर हम इसको नहीं कर पाएंगे ऐसे सॉल्व। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज मान लो इधर वाले फेस के ज्यादा पास है और इधर वाले फेस से दूर है, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा और इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। तो इससे कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब सेंटर पे चार्ज हो तब लगाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex इक्वल टू अल्फा एक्स पावर 1/2, Ey Ez इक्वल टू 0। Ey और Ez 0 है, मतलब y और z एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन विच अल्फा इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर पावर 1/2। ये कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। कंसिडर द क्यूब एज शोन इन द फिगर एंड कैलकुलेट टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये जो क्यूब आपको दे रखा है, इससे टोटल कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। दूसरी चीज, चार्ज विद इन द क्यूब, यानी कि क्यूब के अंदर चार्ज कितना है वो भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। पहले तो हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। चलो पहले वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको एक क्यूब दे रखा है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट दे रखा है, वाई और जेड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 बता रखा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में होगा? सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और कितना होगा? अल्फा एक्स पावर 1/2। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि देखो जैसे जैसे x बदलेगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी, आप ओरिजिन से जैसे जैसे x एक्सिस के अलोंग इधर आओगे, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ में चेंज होता जा रहा है ना। ये चीज यहाँ पे हम
क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितना होगा। तो ये देखो, ये जो अब जैसे मान लो कि आप इधर से देख रहे हो, तो ये लेफ्ट साइड वाला जो फेस है क्यूब का, ये जो लेफ्ट साइड वाला फेस है ना, ये ओरिजिन से कितना दूरी पे है, ए डिस्टेंस पे। ये क्यूब दिखा रखा है जिसकी साइड ए है, और ये कहाँ पे रखा है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे रखा है। तो ये वाला जो फेस है ना, ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेफ्ट वाले फेस के लिए लिख रहा हूं, ये होगा x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a के बराबर। तो फॉर्मूला लगाओ, अल्फा a की पावर 1/2 लिखेंगे। जो राइट साइड वाला फेस है ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस a, ये वाली डिस्टेंस भी a, यानी कि 2a डिस्टेंस पे है। तो आप लिखोगे राइट साइड वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अल्फा 2a पावर 1/2, ऐसे लिखना पड़ेगा। आया समझ में? तो लेफ्ट वाले फेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इतना। राइट साइड वाले फेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इतना। ठीक है, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ दोनों सरफेस के लिए। तो इधर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाना है क्यूब से, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। और ये जो लेफ्ट साइड वाला फेस है इसके लिए किधर होगा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर, तो इसके लिए होगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर होगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने ई एल बोला, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ई आर बोल देता हूँ। राइट साइड वाला फेस है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको ई आर बोल दिया, और ये जो लेफ्ट वाला फेस है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको ई एल बोल दिया। अब देख के बताओ, जो लेफ्ट वाला फेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। और ये वाला जो फेस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इस तरीके से बताना है। अच्छा, बाकी के जो फेस हैं, देखो मैंने ये दो फेस यहाँ पे कंसिडर किए, बाकी की जो फेस है उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास नहीं होगा। ऐसा क्यों? जैसे मान लो कि एक क्यूब इमेजिन करो ऐसे, तो ऊपर वाली जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिखाऊंगा तो वो ऊपर वाली सरफेस के पैरेलल हो जाएगा एकदम। ऐसे ही नीचे वाली सरफेस के भी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी पास होता है किसी भी एरिया से या किसी भी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आर पार क्रॉस करके जा रहा हो। अगर क्यूब ऐसे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर से चला गया पैरेलल, नीचे से चला गया पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 पास होगा। तो ऊपर और नीचे वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, 0। सामने वाली जो सरफेस है और पीछे वाली सरफेस है उनके भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रहा होगा। इमेजिन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो सामने वाला जो फेस है और पीछे वाला जो फेस है उनके भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पैरेलल होगा, तो उनसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। सिर्फ दो फेस ऐसे हैं जिनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, एक तो लेफ्ट वाला फेस और एक राइट साइड वाला फेस। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो लेफ्ट साइड वाला जो फेस है उससे पास होने वाला फ्लक्स और राइट साइड वाला जो फेस है उससे पास होने वाला फ्लक्स, सिर्फ इनको आप कैलकुलेट करके ऐड कर लो, यही आपका आंसर है। क्योंकि बाकी चार से तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा ना। अब लेफ्ट साइड वाला फेस है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EL। EL की वैल्यू देखो क्या है, अल्फा a पावर 1/2, ठीक है, इनटू फ्लक्स का फॉर्मूला याद है ना, मैं इधर लिख देता हूं, फाई इक्वल टू E डॉट A या EA cos थीटा। चलो बताओ, E की वैल्यू हमने लिख दी, A मतलब एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा, तो इस क्यूब की साइड A बता रखी है, तो इसके किसी भी एक फेस का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल a स्क्वायर के बराबर होगा। तो a स्क्वायर लिख दिया इनटू कॉस, इस वाले फेस के लिए थीटा कितना है 180, तो मैंने 180 लिख दिया यहाँ पे, प्लस अब राइट साइड वाले फेस के लिए लिखो ऐसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस वाले फेस के लिए, ये रहा देखो, अल्फा 2a पावर 1/2, एरिया कितना है a स्क्वायर, कॉस थीटा कितना है 0, थीटा कितना है 0, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। सॉल्व करो इसको, तो फाई नेट कितना आएगा, यहां पे देखो a पावर 1/2, a पावर 2, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बनेगा अल्फा a पावर 5/2, cos 180 -1 होता है तो आगे मैंने
-1 लगा दिया, फिर आ गया प्लस, फिर 2 की पावर 1/2 है यानी कि आ जाएगा √2, फिर आएगा अल्फा a की पावर 1/2 a की पावर 2 यानी कि a की पावर 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे a की पावर कितना आ गया 5/2 cos 0 1। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ जी, अल्फा a पावर 5/2 कॉमन आ गया। यहाँ तो -1 बचेगा, यहाँ पे √2, ये पॉजिटिव वैल्यू इसको पहले लिख रहा हूँ, तो √2 और यहाँ पे -1 बचेगा तो -1। वैल्यू लिख देते हैं इनकी। अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 800 और a की वैल्यू कितनी है, a आपको बता रखा है, ये रहा देखो 0.1। ठीक है, और 0.1 का पावर 5/2, √2 की वैल्यू याद होगी आपको 1.414 -1 कर देंगे, तो ये आ गया अपने पास में टोटल फ्लक्स। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, टोटल फ्लक्स यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा अपने पास। टोटल फ्लक्स अपने पास आ गया। अब एक चीज और पूछिए इसने, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो ये टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी चीज इसने पूछी है चार्ज विद इन द क्यूब। चार्ज विद इन द क्यूब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हम यहां से कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो टोटल फ्लक्स अगर आपके पास आ गया तो आप इजीली बता सकते हो कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा, क्योंकि गॉसेस लॉ क्या बोलता है, बाई गॉसेस लॉ हम क्या लिख सकते हैं बोलो, टोटल फ्लक्स बराबर होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो क्यू इन चाहिए ना, कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर टोटल फ्लक्स जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वो पुट करके सॉल्व कर देंगे। यहां से जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ये आया समझ में? ठीक है बच्चों, काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।